नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पाठ प्रथम के प्रथम पेपर सूक्ष्म जीव विज्ञान, कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी कहते किसे हैं, सूक्ष्म जीव की किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की यानी कि माइक्रोब्स की संरचना, उनकी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी यानी कि कार्य की और प्रजनन, रिप्रोडक्शन इत्यादि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव की कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी शब्द का गठन ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर किया गया है, क्रमशः माइक्रोस, बायोस और लॉगोस। इन ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के इसका गठन किया गया है, जिसमें माइक्रोस का अर्थ होता है सूक्ष्म, बायोस का मतलब होता है जीव और लॉगोस का मतलब होता है अध्ययन। दोस्तों, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व मानी जाती है। करोड़ों वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई है और उनका जो विकास हुआ है वह स्वतंत्र रूप से हुआ है, स्वतंत्र पूर्वक इनका विकास हुआ है। लेकिन मानव की उत्पत्ति के पश्चात दोनों ही समूहों का जो विकास हुआ है वह साथ साथ हुआ है और सूक्ष्म जीवों की मानव शरीर में जीवित रहने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो स्वाभाविक होती है। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें 5 समूहों में विभक्त किया गया है, जैसे कि विषाणु जिन्हें वायरस कहा जाता है, वायरसों का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, इनका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। एल्गी, शैवाल, इनका अध्ययन एल्गोलॉजी में किया जाता है। कवक यानी कि फंजाई, इनका अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है और प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों को 2 समूह में विभक्त किया गया था। पहला था पादप जगत और दूसरा था प्राणी जगत। इन दोनों ही समूहों में से सूक्ष्म जीवों को उनकी फिजियोलॉजिकल यानी कि कार्य की कैपेसिटी के आधार पर उपरोक्त दोनों समूहों में से किसी एक में रखा गया था, लेकिन 1886 में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा उपरोक्त दोनों समूहों के अतिरिक्त एक तीसरा समूह निर्मित किया और उसका नाम था प्रोटिस्टा समूह। उस प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत प्लांटी यानी कि पादप जगत और प्राणी जगत एनिमेलिया, इन दोनों की अपेक्षाकृत जो सरल संरचना के जैव स्वरूप वाले जीव थे, उन सभी को प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत रखा गया था। और प्रोटिस्टा जो समूह है उसमें जीवाणुओं को यानी कि जो कि केंद्रक रहित होता है, और प्रोटोजोआ जो कि केंद्रक युक्त होता है, शैवाल और कवक ये भी केंद्रक युक्त होते हैं। इस प्रकार के जो है सभी सूक्ष्म जीवों को इसके अंतर्गत रखा गया था। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात कोशिकीय संगठन को 2 प्रकारों में क्रमशः प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में विभक्त किया गया। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर होता है, दोनों में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या होता है। पहला अंतर, सामान्य लक्षण। सभी सूक्ष्मजीव सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव जो है बहुकोशिकीय सूत्रबद्ध भी होते हैं, जैसे कि कवक जाल के अंतर्गत यानी कि माइसीलियम के अंतर्गत पाई जाने वाली फ्लोटिंग बॉडी। ऐसा कवक जाल जिसमें फ्लोटिंग बॉडी लगी हुई होती है यानी कि कवक फल का युक्त कवक जाल जो है बहुकोशिकीय होता है, वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
इसके विपरीत जो प्रोकैरियोट्स नहीं होकर के यूकैरियोट्स होते हैं, वो जीव सामान्यतः बड़े होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, जटिल होते हैं। नेक्स्ट आता है सेल साइज। अधिकतर जो कोशिकाएं होती है इनकी प्रोकैरियोट्स की, वो सूक्ष्म होती है, 0.5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है और 50 माइक्रोमीटर तक भी होती है। यूकैरियोट्स में यदि बात करें तो उनकी कोशिकाओं की जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, अधिकतर बड़ी ही होती है, और 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है। कोशिका भित्ति की यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत जो कोशिका भित्ति होती है वह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जिसके लिए कि विटामिन सी का होना आवश्यक होता है। लेकिन यूकैरियोट्स की यदि हम बात करें तो वहाँ पर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसमें कि हाइड्रोक्सीलेटेड जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और उनके लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में जो है विटामिन सी आवश्यक नहीं होता है। साथ ही साथ जो प्रोकैरियोट्स में जो माइकोप्लाज्मा होता है, उस माइकोप्लाज्मा में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सरल होती है प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत, जबकि जटिल होती है यूकैरियोट्स के अंतर्गत। और प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वह श्वसन में काम आती है, और श्वसन में काम आने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर ये उपस्थित होते हैं। और इसी झिल्ली से संलग्न होता है मीजोसोम्स, यानी कि मीजोसोम्स भी उपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली जटिल होती है, विभेदित होती है, और इसके ऊपर जो है माइक्रोबलाई जैसी अन्य संरचनाएं भी पाई जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है दोस्तों सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंग। प्रोकैरियोट्स में जो कोशिका अंग होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, झिल्ली रहित होते हैं, और इनके अंतर्गत जो है कोशिका अंग झिल्ली रहित प्रेजेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिका अंग प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली एक भी हो सकती है और झिल्ली दो भी हो सकती है, यानी कि एक झिल्ली सहित और दो झिल्ली सहित कोशिका अंग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंतर्गत आता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S प्रकार का होता है। अंतःप्रतंबी जालिका प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोट्स में उपस्थित होती है, और ये विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण का कार्य करती है। गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी भी जो है प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोट्स में उपस्थित होती है, और एक शराबी अंग यानी कि सेक्रेटरी ऑर्गन की तरह ये कार्य करती है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोट्स में उपस्थित होता है, और ये कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट आता है केंद्रक, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में स्पष्ट केंद्रक एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, और उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला केंद्रक के द्वारा फ्यूजन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं की जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में पाए जाने वाला केंद्रक फ्यूजन अभिक्रिया से लाल रंग का दिखाई देता है। साथ ही जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और उसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं। अगला अंतर आता है दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। प्रोकैरियोट्स की यदि हम बात करें तो केंद्रक कला वहाँ पर एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम्स की संख्या की बात करें, प्रोकैरियोट्स में केवल एक पाया जाता है, और वह भी केवल डीएनए का बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोट्स में इनकी संख्या एक से अधिक होती है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य प्रोकैरियोट्स में जो है एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत समसूत्री
और अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें जो वृद्धि होती है वो गुणन के द्वारा या मुकुलन के द्वारा होती है। असूत्री विभाजन इनके अंतर्गत पाया जाता है, यानी कि एमाइटोसिस पाया जाता है, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों ही इनके अंतर्गत एब्सेंट होते हैं। साथ ही सेंट्रियोल, तर्कुतंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूबुल्स ये सभी इसमें एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंतर्गत समसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। साथ ही स्पिंडल फाइबर्स, माइक्रोट्यूबुल्स उपस्थित होती है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल सिस्टम। सेक्सुअल सिस्टम की यदि हम बात करें तो अधिकतर प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत एब्सेंट होता है, लैंगिक जरण नहीं पाया जाता है, और जहां उपस्थित भी होता है तो दाता से ग्राही में एक दिशा में जेनेटिक मटेरियल का यानी कि डीएनए का स्थानांतरण होता है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो अधिकतर में जो है यानी कि सभी में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल सिस्टम प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल सिस्टम पाया जाता है। निषेचन में नर और मादा समान मात्रा में जो है आनुवंशिक पदार्थ का सहयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें तो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं इनमें संपन्न होती है और अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोशिकाएं यहाँ पर अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोट्स में ये सभी प्रेजेंट होती है। विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं के लिए वहाँ पर झिल्ली युक्त जो है कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, दोनों में प्रेजेंट होती है। प्रकाश संश्लेषण कुछ जीवाणु है, इसके साथ साथ नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वह क्रोमेटोफोर्स में संपन्न होती है, और इस क्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन का विसर्जन नहीं होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता है। लिपिड है, ऑलिक अम्ल है, स्टेरॉइड्स है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, ये सब इस दौरान बनते हैं। जबकि यूकैरियोट्स के अंतर्गत पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत संपन्न होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट आता है गतिशीलता। कुछ जीवाणुओं में कशाविका के द्वारा गतिशीलता पाई जाती है और कशाविका फ्लैजेलिन की बनी हुई होती है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर भी गति यानी कि मूवमेंट के लिए कशाविका पाई जाती है। यहाँ पर कशाविका अनेक फाइब्रल युक्त 9+2 विन्यास प्रदर्शित करती है, जबकि प्रोकैरियोट में 9+2 विन्यास अनुपस्थित पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर अमीबॉइड गति और साइक्लोसिस ये दोनों गतियाँ भी यूकैरियोट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक संवेदनशीलता, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत उपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोट्स में जो है अनुपस्थित रहती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये कैपेसिटी जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पर ये कैपेसिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन की नहीं पाई जाती है, यानी कि एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हैकल के द्वारा दी गई 3 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली। प्रारंभ में प्राचीन काल में ही सभी सजीवों को 2 कैटेगरी में 2 समूहों में विभक्त किया गया था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। लेकिन हैकल के द्वारा एक प्रोटिस्टा नामक तीसरा किंगडम स्थापित किया गया था और इस प्रकार से 3 जगतीय प्रणाली इन्होंने प्रस्तुत की। प्रोटिस्टा नाम की बात करें तो प्रोटिस्टा जो है नाम कोवियर के द्वारा दिया गया था और हैकल ने जो है प्रोटिस्टा किंगडम की स्थापना की। हैकल ने प्रोटिस्टा जगत में ऐसे सजीवों को सम्मिलित किया जिनमें कि ऊतक नहीं पाए जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, एल्गी, फंजाई और प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एनिमल किंगडम में सर्वप्रथम
ऊतकों का डेवलपमेंट होता है सेलेंट्रेटा के अंतर्गत। और प्लांट किंगडम की बात करें तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है ऊतक बनते हैं, यानी कि टिश्यू डेवलप हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है 4 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली। यह प्रणाली कॉपलैंड के द्वारा दी गई थी और इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा एक चौथा किंगडम बनाया और उसका नाम था माइकोटा। माइकोटा को बाद में डॉगर्टी और एलेन के द्वारा मोनेरा नाम दिया गया और मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित किया गया। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऐसे यूकैरियोट्स को सम्मिलित किया गया जो देखने में सामान्यतः पादप और जंतुओं से भिन्न होते हैं, जैसे कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई। इन सभी को प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया था। और प्लांटी के अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक प्लांट्स को रखा गया था और एनिमिलिया के अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक्स एनिमल्स को रखा गया था। नेक्स्ट आता है वेटेकर 1969। इन्होंने 5 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, जिसे मॉडर्न आधुनिक वर्गीकरण माना जाता है। वेटेकर के द्वारा जो 5 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली दी गई थी वह 3 मुख्य लक्षणों पर आधारित थी, यानी कि ये जो वर्गीकरण है इनका वो 3 प्रमुख लक्षणों पर आधारित था। जिसमें पहला था कोशिका की जटिलता, दूसरा है सजीवों की जटिलता और तीसरा है पोषण। इनके आधार पर इन्होंने ये 5 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली दी। कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कोशिका प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, इस आधार पर उन्होंने मोनेरा किंगडम बनाया और इसमें सभी प्रोकैरियोट्स को रखा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीव की जटिलता, यानी कि सजीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, इस आधार पर उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम बनाया और इसमें भी उन्होंने एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा। नेक्स्ट आता है तीसरा न्यूट्रिशन, पोषण। जीव स्वपोषित है या विषमपोषी है, इस आधार पर उन्होंने किंगडम माइकोटा, प्लांटी और एनिमिलिया बनाए। इस प्रकार से इन्होंने टोटल 5 किंगडम बनाए। सभी प्लांट जो है स्वपोषित होते हैं, केवल फंजाई को छोड़कर जो कि विषमपोषी होती है, हेटेरोट्रोफिक होती है। अतः फंजाई को उन्होंने प्लांट से अलग किया और किंगडम माइकोटा के अंतर्गत इसे रखा था। और शेष सभी जितने भी स्वपोषित ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं उन्हें प्लांटी के अंतर्गत रखा गया और शेष सभी एनिमल्स जो कि हेटेरोट्रोफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, इन सभी को 5वें किंगडम यानी कि एनिमिलिया के अंतर्गत रखा गया। ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन सिस्टम है 5 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली का, जिसमें पहला किंगडम आता है मोनेरा, जिसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट्स को रखा गया, जिसके अंतर्गत आता है यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा और बिल्यूग्रीन एल्गी को रखा गया। दूसरा किंगडम आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया, जिसमें प्रोटोजोआ, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स आते हैं। साथ ही स्लाइमोल्ड्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा किंगडम आता है माइकोटा, जिसके अंतर्गत वास्तविक फंजाई को, कवक को रखा गया। चौथा आता है प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत मल्टी सेलुलर प्लांट्स, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया। और 5वां किंगडम आता है एनिमेलिया, जिसके अंतर्गत मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया। दोस्तों, कार्ल्सबोज ने आर्कियोबैक्टीरिया के लिए एक नया किंगडम बनाया, एक अलग किंगडम बनाया और ये वर्गीकरण कहलाया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया के अंदर आर्कियोबैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया था, बैक्टीरिया के अंदर मोनेरा और यूकेरिया के अंतर्गत उन्होंने प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस प्रकार से उन्होंने टोटल 6 किंगडम बनाए। अतः ये वर्गीकरण जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाता है।
यहाँ पर जो डोमेन है ये एक सुपर किंगडम कैटेगरी का है, जो कि वर्गीकरण की जो श्रेणी है उसमें ये अतिरिक्त श्रेणी है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम वायरोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे।